हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। देखिए, आज हम फिर से आपके लिए लेके आ गए हैं बीएसएफ एसआई लैब टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, इस प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लैब टेक्नीशियन में, ये पेपर है 2023 का। ठीक है, 2023 का पेपर है ये, प्रीवियस ईयर का पेपर बीएसएफ का है। इसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो, मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे उस क्वेश्चन के बिहाफ पर आप ये जान सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं। तो ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही एज इट इज यहाँ पर रखे गए हैं। जो पेपर है वो भी हम आपको जो है अवेलेबल करा देंगे, ठीक है, टेलीग्राम पर, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ी सी बात करें बीएसएफ एएसआई की, तो देखो, बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्स होता है, इसमें आप जानते हैं जो है खुद के मेडिकल सेंटर्स होते हैं, जहां पर क्या होता है, जो लोग सर्विस कर रहे होते हैं उनके फैमिली मेंबर्स या उनका जो है इलाज होता है, और बहुत ही बेहतरीन वहां पर मेडिकल सुविधा दी जाती है। इन लोगों को फ्री ऑफ कास्ट सब चीजें होती हैं। तो उसी में जो है आपकी ज्वाइनिंग होती है बीएसएफ एएसआई और यहाँ पर वर्दी भी मिलती है। ठीक है, एक स्टार भी आपको मिलता है। बहुत बेहतरीन पोस्ट है। आप सैलरी की बात करें वो भी बहुत अच्छी है। काम की बात करें तो वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से वहां पर चीजों को सीखने को मिलेंगी। दूसरी चीज ये है, ये पेपर इतना कठिन नहीं होता इसका। क्योंकि इसमें क्या है, आप जानते हैं, सारी चीजों पर देखिएगा आपको ओवरऑल यहाँ पर मापा जाता है। जैसे इसकी बात करें तो इसमें जो है आपके 50 क्वेश्चन आते हैं लैब टेक्नीशियन के, ठीक है, टेक्निकल पोर्शन के। और ऐसे ही नॉन टेक्निकल पोर्शन भी आता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस भी आती है। ठीक, ये 3 पोर्शन भी आते हैं। अब अगर पहली चीज तो यही हो गई, जिसका मैथ, रीजनिंग, जीएस नहीं अच्छा है, तो फिर ये वाला पोर्शन अगर अच्छा भी है तब भी उसका जो है अच्छा नहीं हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये भी है, अगर मान लो पेपर निकल जाता है तो उसके बाद फिजिकल इसका बहुत अच्छा है। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप इस पेपर को बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबके लिए बेनिफिट है। अगर कोई फिजिकली अच्छा है तो थोड़ी सी मेहनत करके इस पेपर को निकाल सकता है। अगर कोई फिजिकली नहीं अच्छा है, पेपर में अच्छा है, जैसे मैथ, रीजनिंग, जीएस, ये चीजें उसको आ रही हैं, तो फिजिकली फिट भी है, नहीं भी है, तो अपना दौड़ और ऊंची कूद ये सब धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएंगी। ठीक है, तो वो इसको कर सकता है। बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। 2023 का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं उसके बाद में उस क्वेश्चन को जो है बहुत ही बेहतरीन अंदाज में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पर यहाँ पर चीजों को समझते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले ही क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन धमाकेदार। व्हाट इज द साइज ऑफ प्रोनार्मोब्लास्ट? जो प्रोनार्मोब्लास्ट है उनका साइज क्या होता है? ठीक है, पहली बात तो ये है, प्रोनार्मोब्लास्ट का साइज क्या होता है। उससे पहले मेरे भाई ये बताइए कि ये प्रोनार्मोब्लास्ट होती क्या है। यही इंपॉर्टेंट है ना जानना कि प्रोनार्मोब्लास्ट होती क्या है। आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जाते हैं, आप फोकस करते हैं कि इस क्वेश्चन का फटाक से ऑप्शन में आंसर लगा दें और बस काम हो गया। इस तरीके से आपको नहीं पढ़ाई करनी है। मैं आपसे ये चीजें बार बार कहता हूं, ठीक है। प्रोनार्मोब्लास्ट क्या होता है आपको बताना है। तो देखो मेरे भाई, आप जानते हैं माइलॉइड स्टेम सेल होती हैं कहां पर? बोन मैरो में। ठीक है, जो भी आप देखते हैं कि जो सेल का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, वो सारी कहाँ होती हैं, उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। ठीक है, बोन मैरो में ही क्या होता है, माइलॉइड स्टेम सेल होती हैं। ये जो माइलॉइड स्टेम सेल होती हैं, इन्हीं से ही फॉर्मेशन होता है सबसे पहले प्रोनार्मोब्लास्ट का। फिर उसके बाद में होता है बेसोफिलिक नार्मोब्लास्ट का। फिर उसके बाद में होता है पॉलीक्रोमेटिक नार्मोब्लास्ट का। ठीक, फिर उसके बाद में होता है आर्थ्रो नार्मोब्लास्ट का। ठीक, फिर उसके बाद में बनती हैं आरसी
रेटिकुलोसाइट, और फिर उसके बाद में अपनी बनती है मैच्योर आरबीसी। ठीक, तो ये फॉर्मेशन होता है माइलॉइड स्टेम सेल से, प्रोनार्मोब्लास्ट से शुरू होकर यहां पर मैच्योर अपनी आरबीसी बन जाती है। ठीक है, ठीक, मैच्योर आरबीसी बन जाती है। तो ये तो हो गया प्रोसीजर, आप समझ गए। अब आपको बताना है कि जो प्रोनार्मोब्लास्ट होती हैं, यहां पर देखिएगा इनका साइज क्या होता है। आप जगह जगह पर देखेंगे कि इनके साइज में वेरिएशन आपको मिल जाएगा। एक ये आप साइज याद कर सकते हैं, 15 से 22 या फिर 20 के आसपास साइज आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ऐसा ऑप्शन में यहां पर देखिएगा कहां दिख रहा है, वही टिक कर दीजिएगा। 10 से 12, 16 से 18, 12 से 14, इन तीनों में ये चीज लाई नहीं करती है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20 से 25 माइक्रोन इन डायमीटर। ठीक है, अब देखिएगा ये प्रोनार्मोब्लास्ट थी, इनसे ही माइलॉइड स्टेम सेल में प्रोनार्मोब्लास्ट बनी, इनसे क्या है लास्ट में आकर आरबीसी मैच्योर बन जाती हैं। तो ये हमने पढ़ लिया कि फॉर्मेशन ऑफ जो आरबीसी होता है सेल्स का, वो किन किन सेल्स के थ्रू होता जाता है, कैसे वो मैच्योर होती हैं, यहां पर आप देख सकते हैं और इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिए। ठीक है भाई मेरे, अगला क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द अकरेंस ऑफ हेक्सोज। देखो मेरे भाई, मैं आपको हर क्लास में ये बात बताता हूं, आपके लिए हिस्टोपैथोलॉजी हो गई, आपके लिए केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गई, आपके लिए केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन हो गई, केमिस्ट्री ऑफ लिपिड हो गई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, आप इनको जरूर करिएगा। आप रही बात हिस्टोपैथोलॉजी की, वो डिटेल हमने 1 शॉर्ट वीडियो में 1 घंटे 30 मिनट में जो है आपका सारा कुछ खत्म कर दिया है। उसमें आपसे एक एक बात वहां पर डिस्कस कर ली गई है हिस्टो की। और अभी आप देखेंगे इस पेपर में हिस्टोपैथोलॉजी से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मजे की बात यह है, आप देखना कि एक पेपर में हिस्टोपैथोलॉजी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप बताइए आइडेंटिफाई द अकरेंस ऑफ हेक्सोज। अब नाम से ही क्या पता चल रहा है आपको, नाम से पता चल रहा है हेक्सोज का क्या मतलब होगा। हेक्सोज का मतलब होगा कि एक को कहते हैं मोनो, 2 को कहते हैं डाई, 3 को कहते हैं ट्राई। ऐसे ही हेक्सोज जो होता है, हेक्सा उसको 6 कार्बन, अगर 6 कार्बन है ऐसे जो है, ऐसे सुगर को हेक्सोज बोलेंगे जिसमें क्या हो 6 कार्बन हो। अब बात कर रहे हैं हेक्सोज की, तो एग्जांपल की बात करते हैं। यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केन सुगर, प्रोटियोग्लाइकन्स, वुड गम्स या गम अरेबिक। तो मैं आपको भाई बताऊं, जो ये केन सुगर होता है ये एक प्रकार का क्या है, हेक्सोज है। ठीक है, हेक्सोज है। आगे सुनिएगा, जो ये केन सुगर है, इस केन सुगर को एक और नाम से भी जानते हैं, उसको अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। केन सुगर जो है आल्सो नोन एज सुक्रोज, क्या कहते हैं, सुक्रोज भी इसको बोला जाता है। ठीक, अब आप फटाफट चीजों को बता दीजिए। अगर केन सुगर को सुक्रोज के नाम से जानते हैं, तो सुक्रोज किससे किससे मिलकर बना होता था, सुक्रोज किससे किससे मिलकर बना होता था, तो भाई मेरे सुक्रोज बना होता था अपने 2 जो है मोनोसेकेराइड होते थे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। कौन से, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इनसे मिलकर बना होता था, कंपोज ऑफ 2 मोनोसेकेराइड। ठीक है, दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता था। तो इसके बिहाफ पर आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बन रहा है, क्यों भाई डाइसेकेराइड है क्या, कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 मोनोसेकेराइड से अगर मिलकर बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है, तो इसको डाइसेकेराइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ गए। बहुत इसी तरीके से अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां पर चीजें आपको मिलेंगी, इस बात की गारंटी है, मनीष भाई पटेल की गारंटी है। ठीक है, आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, विच फिक्सेटिव आर गुड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। जिसकी मैंने बात की वो शुरुआत हो गई है। आप यहां पर हम नंबरिंग करते चल रहे हैं, #1। ये हिस्टोपैथोलॉजी से पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, शुरुआत हो चुकी है मेरे भाई। अभी देखना एक पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्टोपैथोलॉजी से। ठीक है, अगर अभी तक वो आपने क्लास नहीं की है, चैनल पे पहली बार है, तो आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर हिस्टोपैथोलॉजी बाय मनीष भाई पटेल। आपको 1 घंटे 20 मिनट की क्लास मिलेगी और उस क्लास को तसल्ली से करिएगा। उसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, लेकिन पहले आप उस क्लास को करिए, नोट्स अपने हाथ से बनाइए। जब ये चीजें हो जाएं तो आप पीडीएफ रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है विच फिक्सेटिव आर गुड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। एज इट इज, अगर आपने क्लास ले रखी है, छपा आपके सामने लिखा हुआ होगा कि जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है,
ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है वो गुड होता है, अच्छा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए। और किसके लिए भी अच्छा होता है, इस वो लेक्चर में भी लिख रखा है, आल्सो फॉर द सीएनएस टिश्यू, आल्सो फॉर द सीएनएस टिश्यू, ठीक है, इसके लिए भी अच्छा होता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ज्यादा कुछ यहां पर बताने की जरूरत नहीं है, सारी चीजों पर हम चर्चा कर चुके हैं। ऐसे जो यहां पर ऑप्शन भी दिख रहे हैं सब कुछ हमने उसमें डिटेल में बताया हुआ है। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज फॉर द रिडक्शन इन प्लेटलेट्स नंबर। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन, ये चार आपके सामने जो है डिजीज दी गई हैं, चार आपके सामने रीजन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कारण हो सकता है जिसमें रिडक्शन इन प्लेटलेट्स नंबर, प्लेटलेट्स के जो नंबर में है कमी आ जाए, रिडक्शन हो जाए। ठीक, चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं। हेमरेज लिखा हुआ है, ए प्लास्टिक एनीमिया लिखा हुआ है, क्रोनिक माइलोपोलिफरेटिव डिजीज लिखी है और कार्सिनोमा लिखा हुआ है। एक एक ऑप्शन के बारे में समझते हैं क्या हो सकता है। पहले तो देखिए हेमरेज का मतलब क्या है, ये आप बताइए। हेमरेज का मतलब है ब्लड लॉस, क्या मतलब है, ब्लड लॉस मतलब है। और अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसमें से ब्लड लॉस, खून का जो है डिक्रीज हो रहा है, खून हमारा बाहर निकल रहा है, खून की कमी हो रही है, उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सारी चीजें कम हो रही, ठीक है, ब्लड लॉस हो रहा है। ठीक, दूसरा देखिएगा, अब इस ऑप्शन पर चलते हैं, क्रोनिक माइलोपोलिफरेटिव डिजीज, इसमें क्या होता है। फिर अगली हम लोग बात करेंगे कार्सिनोमा पे। अब क्रोनिक माइलोप्रोलिफरेटिव जो डिजीज होती है उसमें मेरे भाई क्या हो जाता है, उसमें एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है ब्लड सेल की। क्या होता है, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है ब्लड सेल की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर एक्सेसिव ग्रोथ का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेल्स जो हैं बढ़ जाएंगी, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो। ठीक है, इसका मतलब ये है। कार्सिनोमा आपके सामने दिया गया है, कार्सिनोमा क्या होता है, कार्सिनोमा टैंक कैंसर है। ठीक है, अब ये किस टाइप का है ये तो यहाँ पर बताया नहीं गया, ठीक, कि डब्ल्यूबीसी का है कि आरबीसी का है, क्या है। तो अपना मान के चलते हैं, मान लो ल्यूकीमिया है तब भी क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी हो जाएगा। अब देखिए एक ऑप्शन बचा है ए प्लास्टिक एनीमिया, समझो ए प्लास्टिक एनीमिया जो बचा हुआ है इसकी बात करते हैं। ये बात हमने बताई भी हुई है भाई मेरे, ए प्लास्टिक एनीमिया क्या होता था, ए प्लास्टिक एनीमिया में क्या होता था, रेड बोन मैरो फेल्योर होती थी इसमें। ठीक है, मतलब ये था जो हमारी सेल्स हैं, जो सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वो बनाने वाली जो फैक्ट्री होती है रेड बोन मैरो, वही क्या कर जाए, फेल कर जाए, ठीक, फेल्योर हो जाए, वो क्या करे, प्रोडक्शन ही ना करे। ठीक है, तो जब ये इसमें प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, तो इनके नंबर में क्या हो जाएगी, नंबर में कमी हो जाएगी। जब उत्पादन ही नहीं हो रहा है, जब उत्पादन ही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज नंबर ऑफ सेल्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप बताइए कि इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए प्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, क्वेश्चन को इस तरीके हुए करते हुए चलेंगे और चीजों को यहां पर ऐसे ही समझते हुए चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, व्हाट आर द फॉलोइंग, व्हाट आर द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ द टिश्यू प्रोसेसिंग इंक्रीज द बेटर पेनिट्रेशन ऑफ फ्लूइड। फिर से हमें ये बताने की जरूरत नहीं है, हम यहां पर आपके लिए लिख देते हैं #2। ये दूसरा क्वेश्चन आया है हिस्टोपैथोलॉजी से, एक ही पेपर में दूसरा क्वेश्चन हिस्टोपैथोलॉजी से ही आया है। ठीक है, ये एज इट इज क्वेश्चन रखा हुआ है, आपको पेपर प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पर, वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कौन सा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है टिश्यू को प्रोसेसिंग में इंक्रीज द बेटर पेनिट्रेशन। पहला है एजिटेशन, दूसरा है हीट, तीसरा है निगेटिव प्रेशर, चौथा है साइज ऑफ द टिश्यू। अब देखो बात करते हैं एजिटेशन क्या होता है। एजिटेशन आप जानते हैं, एजिटेटर होता है अगर उस पर टिश्यू को रख दें और ऐसे ऐसे टिश्यू हिलता रहे तो क्या पेनिट्रेशन तेज हो जाएगा, बेटर पेनिट्रेशन हो जाएगा। भाई मेरे मैं तो नहीं मानता हूं, क्यों, आप उसको डाल देंगे उसमें ऐसे ऐसे करते रहेंगे, एजिटेट करवा देंगे तो पेनिट्रेशन तो तेज होगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि टिश्यू हमारा बिल्कुल एकदम झिल्ली जैसा है या फिर जो है मच्छरदानी जैसा है, उसके अंदर से क्या हो जाएगा, तुरंत निकल जाएगा, पेनिट्रेट हो जाएगा फ्लूइड, जी नहीं। उसके बाद बात करते हैं निगेटिव प्रेशर की। अब निगेटिव प्रेशर क्या होता है,
निगेटिव प्रेशर ऐसा है किसी बॉक्स में जो रखा गया है उसके अंदर प्रेशर कम कर दिया गया है, ठीक है। तो निगेटिव प्रेशर से क्या हो जाएगा, इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन इतना भी नहीं इफेक्ट पड़ेगा कि जो है पेनिट्रेशन और अच्छा हो जाए, जी नहीं। साइज ऑफ द टिश्यू पेनिट्रेशन में मैटर करता है, लेकिन बात यह की जा रही है कि इंक्रीज द बेटर पेनिट्रेशन ऑफ फ्लूइड, किससे इंक्रीज हो जाएगा। अगर टिश्यू को एकदम छोटा कर दें, टिश्यू को छोटा कर दें तो क्या बहुत तेजी से पेनिट्रेशन हो जाएगा, जी नहीं, बहुत तेजी से नहीं, पेनिट्रेशन जैसे होता है वैसे ही होगा, ठीक है। तो यहां पर रेट की बात हो रही है। अगर रेट की बात करें तो भाई मेरे हीट जो है, हीट अगर हीट जो है बढ़ा दी जाए, अगर हीट बढ़ा दिया जाए तो पेनिट्रेशन तेज हो जाएगा। एज इट इज लाइन इसको आप जो है, आप वही हिस्टोपैथोलॉजी की जो हमारी मैराथन किए हैं उसमें यहां पर इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन ऐड कर सकते हैं आप कि अगर बेटर पेनिट्रेशन ऑफ फ्लूइड बोला जाए, कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं या कौन से फैक्टर बढ़ा सकते हैं, तो हीट जो है पेनिट्रेशन को बढ़ा सकता है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज द मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। भाई मेरे अब आपके सामने देखिए पूछा गया है कि कौन सी मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट है। पहले तो आप हमें बता दीजिए कि जो ल्यूकोसाइट है वही क्या है। नाम देखिए, यही तो हमें पता होना चाहिए, ल्यूकोसाइट क्या है। ल्यूकोसाइट किसको कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी आप जानते हैं व्हाइट ब्लड सेल बोला जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है, ठीक है। व्हाइट का मतलब क्या है, ल्यूकास का मतलब क्या होता है, कलरलेस, और साइट का मतलब क्या है, सेल। ल्यूकास का मतलब क्या है, कलरलेस, ठीक। और साइट का मतलब क्या है, सेल। लिख देता हूं, ठीक है। अरे भाई व्हाइट कलर का मतलब ही है कलरलेस यार, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी आपसे पूछी गई है और उसमें भी पूछा गया कौन सी ऐसी होगी जो मोनोन्यूक्लियर होगी। तो यही बता दीजिए कि डब्ल्यूबीसी होती कितने प्रकार की हुई। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती है, हमने बताई। इयोसिनोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल, ठीक है। उसके बाद में आती है मोनोसाइट, और कौन आती है, लिम्फोसाइट, ठीक है। ये 5 प्रकार की हमने डब्ल्यूबीसी बताई। अब इन 5 प्रकार में से आपको बतानी है कौन सी ऐसी डब्ल्यूबीसी होती हैं जिनका न्यूक्लियस जो है मोनोन्यूक्लियर होता है। तो भाई सभी को समझ लेते हैं, काम ही खत्म हो जाता है, ठीक है। सभी के बारे में समझ लेते हैं किसमें कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग, ठीक। अगर ऐसी आपको कहीं पर ल्यूकोसाइट दिख रही है इस तरीके की, इसमें जो है इतने आपको जो है न्यूक्लियस दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल। क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल। इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल। और इसमें देखो कि कितने न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं। न्यूट्रोफिल में 2 से लेकर 5 तक, ठीक है। 2 से लेकर 5 तक आपको न्यूक्लियस देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो गई न्यूट्रोफिल। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सी है, नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है। न्यूट्रोफिल हमने बता दी कि जिसमें 2 से 5 न्यूक्लियस दिख रहे हो आपको, ठीक है, ऐसे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, वो हो गई न्यूट्रोफिल। अब बात करते हैं इयोसिनोफिल की, ठीक। एस्नोफिल जिसके अंदर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखे, ये हो जाएंगी इस्नोफिल। एस्नोफिल की बात करें तो इनके पास होते हैं बाइलोब्ड, ठीक। न्यूक्लियस कैसा है, बाइलोब्ड है। ठीक है, न्यूट्रोफिल हो गई, इस्नोफिल हो गई। अब बात करेंगे बैसोफिल की। क्या करेंगे, बैसोफिल की बात करो, आ जाओ भाई। कुछ इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर आपको दिखता है तो ये क्या है, ये है बैसोफिल। क्या है, ये बैसोफिल है। तो ये क्या थी,
ये थी ग्रेनुलोसाइट, जिसमें ग्रेनुलोसाइट में इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल आती हैं। हमने आपके सामने ये दाने दाने आपको बना के दिखा दिए हैं, इससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब आपकी बचती हैं ए ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। कौन सी? ए ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। यहीं पर ही हम आपके लिए बना देते हैं। ठीक, देखो अगर जिसके अंदर ऐसे किडनी शेप का न्यूक्लियस दिखे तो वो तुम्हारी कौन हो जाएंगी? वो आपकी हो जाएंगी मोनोसाइट। ठीक है, कौन हो जाएंगी? मोनोसाइट हो जाएंगी। अब बात करते हैं, ये एक आपके सामने बनी है जिसके अंदर इतना बड़ा न्यूक्लियस दिख रहा है, सिंगल सिंगल न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, बड़ा सा, पूरे अंदर आपको न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस दिख रहा है, तो ये आपकी है लिम्फोसाइट। कौन है? लिम्फोसाइट है। ठीक, कौन है? लिम्फोसाइट है। सिंगल आपको न्यूक्लियस यहां पर दिख रहा है, ये कौन है? लिम्फोसाइट है। अब बात करो क्वेश्चन आंसर की, तो यहां पर बताओ मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कौन हो जाएंगी? तो इसका बी ऑप्शन मेरे भाई राइट हो जाएगा, लिम्फोसाइट। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लिम्फोसाइट। समझ गए चीजों को? अब कोई भी आ जाए, न्यूट्रोफिल आ जाए, 2 से 5 पूछ दिया जाए, इनोसियोफिल आ जाए, बैसोफिल आ जाए, मोनोसाइट आ जाए और लिम्फोसाइट आ जाए, आप सारी बता देंगे। ठीक है, आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। विच माउल्ड यूज फॉर द ब्लॉक एम्बेडिंग ऑफ द टिश्यू हैज द फ्लैट एंड वेल पॉलिश बेस दैट हेल्प टू रिमूव लिक्विड पैराफिन? #3। तीसरा क्वेश्चन फिर से हिस्टोपैथोलॉजी से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन फिर से आपको हिस्टोपैथोलॉजी से पूछ दिया गया है। अब मैं क्या बोलूं आपसे, कितनी बार ये चीज बताऊं? ठीक है, कि हिस्टोपैथोलॉजी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, मैराथन आप कर लीजिएगा। यहां पर ये पूछा गया है, जो ब्लॉक बनाते हैं, जो ब्लॉक बनाने के लिए हम लोग माउल्ड का प्रयोग करते हैं, तो उसमें कौन सा ऐसा माउल्ड होता है जो हैज फ्लैट एंड वेल पॉलिश्ड बेस दैट हेल्प टू रिमूव द लिक्विड पैराफिन वैक्स? इतनी ही लाइन यहां पर इंपॉर्टेंट है, और जो इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा दिख रहा है कुछ नहीं है। कौन सा ऐसा होता है जो इम्बेडिंग ऑफ द टिश्यू करने के लिए जिसका फ्लैट एंड वेल पॉलिश्ड बेस होता है? अब देखो, हम लोग एक चीज पढ़ते चले आए हैं, ये जो एल माउंड होते थे, ठीक, एल शेप, इनमें बेस तो होता ही नहीं है। ठीक है, बेस तो होता ही नहीं था, तो एल माउंड तो होंगे नहीं। ऑप्शन में देखो टी शेप लिखा हुआ है, यही गलत है। एल माउंड कैसे होते हैं? एल शेप के होते हैं, और एल याद नहीं रहता है, तो आप एल माउंड लिखा दिख जाए तो एल से ही मतलब होता है ल्यूकार्ट्स। ठीक है, एल का मतलब क्या होता है? ल्यूकार्ट्स। ये पूछा गया है एमपी ग्रुप 5 में। ठीक है, ये नहीं होगा। उसके बाद आप प्लास्टिक में देखते हैं, इसमें भी जो है, इसमें क्या है? फ्लैट सरफेस नहीं होता है, वेल पॉलिश नहीं होती। हाँ मेरे भाई, लेकिन जो आपके स्टील माउल्ड होते हैं, स्टील के माउल्ड होते हैं, आप देखिएगा एकदम फ्लैट सरफेस है। ठीक है, एकदम फ्लैट सरफेस रहती है, ऐसे रहते हैं माउल्ड। ठीक है, एकदम ये फ्लैट सरफेस रहती है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कि स्टेनलेस स्टील के माउल्ड होते हैं, उसमें जो है फ्लैट एंड वेल पॉलिश बेस रहता है इसमें। ठीक है, इसमें वेल पॉलिश बेस रहता है। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन हिस्टोपैथोलॉजी से आपको मेरे भाई चीजें यहां पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी, और बेहतरीन तरीके से यहां पर डिस्कशन किया जाता है। तो आप जो है, मजा आ रही है क्लास को करने में, चीजें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, आगे चलिएगा। विच मेथड ऑफ मेजरिंग हीमोग्लोबिन इज बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट? कह रहा है कि कौन सा ऐसा मेथड होता है हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का, जो प्रिसाइज होता है एंड एक्यूरेट होता है? ऐसे लगा लो, बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, एंड इट्स आल्सो वन ऑफ द फ्यू हीमोग्लोबिन सिस्टम दैट डजंट रिक्वायर। अब देखो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, डजंट रिक्वायर किसकी नहीं है? डाइल्यूशन की भी नहीं है, और मेजरिंग ऑफ द ब्लड, मेजरिंग ऑफ द ब्लड की भी नहीं है। कौन सा ऐसा होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड है, एल्कलाइन हिमैटिन मेथड है, हीमोक्यू नॉन डाइल्यूशन फोटोमेट्रिक मेथड है, या साइनोमेथिमोग्लोबिन मेथड है। इन सभी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं हिमैट वाली क्लासेस, आप देखेंगे 4 हमने हिमेटोलॉजी की क्लास की, जिसमें बहुत ही बेहतरीन और शानदार डिस्कशन हुआ। आप देखेंगे जो पहली क्लास थी हिमेटोलॉजी की, वो 11,000 से अधिक लोगों ने देख ली है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कशन किया है वहां पर, और उसमें आप देखेंगे कि ये सारी चीजें वहां पर डिस्कस की गई हैं।
आपको जो ये एमसीक्यू आप कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये कहने के लिए मल्टीपल चॉइस हैं। आप देखेंगे इस तरीके से कहां पर क्लासेस कराई जाती होंगी। इस तरीके से अगर आपको मैं चैलेंज करता हूं, पूरे यूट्यूब पर हो चाहे पेड क्लासेस हो, कोई भी अगर ऐसे क्लासेस कराता हो तो आप मुझे बता दीजिए। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, आप मुझे बताएंगे कि इससे अच्छी क्लासेस कहीं आपको मिल रही हैं, उससे भी बेहतर मैं आपको करके दूंगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने वहां पर आपको बता रखी है। फिर भी एक्सप्लेन करते हैं। पहले देखो साइनोमेथियोग्लोबिन मेथड क्या होता था, मोस्ट एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेथड होता था। अब यही देखकर क्या होगा कि बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेथड है, डी ऑप्शन भैया करेक्ट हो जाएगा। गलत हो जाएगा, कैसे गलत हो जाएगा, लास्ट वाली लाइन लिखिए, डजंट रिक्वायर डाइल्यूशन और मेजरिंग ऑफ द ब्लड। अब कोई डाइल्यूशन की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं जो साइन में थीमोग्लोबिन मेथड है उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ड्रैपकिन सोल्यूशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ड्रैपकिन सोल्यूशन का प्रयोग करते हैं जिसमें पोटेशियम फेरिसाइनाइड और पोटेशियम साइनाइड होता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड और पोटेशियम फेरिसाइनाइड होता है। ठीक, इसके बाद में फोटोमेट्रिक में इसको जो है चेक कर लिया जाता है। ठीक है, वहां से हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। अब एल्कलाइन हेमेटिन मेथड जानते हैं, इसमें भी क्या है, इसमें भी जो है डाइल्यूशन की जरूरत पड़ती है, इसमें भी क्या है जो है हमको रीजेंट मिलाना पड़ता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड, ये भी नहीं होगा। अब देखो एक ऑप्शन आपके सामने दिया है हीमोक्यू नॉन डाइल्यूशन फोटोमेट्रिक मेथड। इस चीज को आप देखो ध्यान से, ये डायग्राम देखो आप ध्यान से। ऐसी मशीन आपको, ये छोटी बड़ी कहीं अलग हो सकती है, लेकिन ये आप देखेंगे कि माइक्रोक्वेट्स है। इससे क्या होता था कि अगर ये चीज, इस मशीन को आपने देखा होगा या तो इमरजेंसी में एट रैंड आपके सामने रखी होगी, या फिर आपने इसको ब्लड बैंक में जब आप कहां पर कैंप लगाते हैं वहां पर आप तुरंत अगर करना चाहते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है, तुरंत अगर करना चाहते हैं तो यही मशीन आप लेके जाते हैं वहां पर और प्रिक करके माइक्रोक्वेट्स में ब्लड लेकर इसमें आप रख देते थे और ऐसे अंदर कर देते थे, उसके बाद यहां पर रीडिंग आ जाती थी। तो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें देखा गया है तो यहां पर एक चीज और ऐड कर देते, बोथ प्रिसाइज एक्यूरेट एंड बेड साइड। ठीक है, अगर इतना जोड़ देते तब तो बहुत ही अच्छा ही रहता और आप इसको देखते हुए क्वेश्चन को आंसर सही कर देते। ये जो हीमोक्यू नॉन डाइल्यूटिंग फोटोमेट्रिक मेथड है ये होता है। ठीक है, इसमें कोई भी डाइल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है और कोई भी मेजरिंग ऑफ द ब्लड की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसमें क्या है, प्रिक करते हैं, ब्लड इसमें माइक्रोक्वेट्स में भरते हैं और इसको रख देते हैं, लगा देते हैं। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट हो जाएगा। देख रहे हैं कितने बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन 2023 का ये पेपर है। अब आप इसके भी यहाँ पर पेपर कभी मत सॉल्व कीजिएगा, आप बस इतना देखिएगा कि ये लैब टेक्नीशियन का पेपर है और आपके ही ये जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उन्हीं में पूछा गया है। तो ये सब के लिए है, ऐसा नहीं है कि कोई एमपी ग्रुप वाला है तो इनको नहीं लगाएगा। क्यों भाई, लैब टेक्नीशियन में ये चीजें नहीं है क्या? ऐसे ही तो पेपर बनता है और जो ये गलती करता है वो कभी नहीं आगे बढ़ता है। ठीक, आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आइडेंटिफाई द फिक्सेशन ट्रबल शूटिंग रेमेडी फॉर द इंसॉल्युबल ब्राउनिश ब्लैक ग्रैनुलर पिगमेंट। कितने क्वेश्चन हो गए थे हिस्टो के? 3 क्वेश्चन हो गए थे। अब ये चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। #4 हिस्टो से, #4 हिस्टो से। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द फिक्सेशन ट्रबल शूटिंग रेमेडी, बतानी है आपकी इंसॉल्युबल ब्राउनिश ब्लैक ग्रैनुलर पिगमेंट की। ठीक है, अगर ब्राउनिश ब्लैक ग्रैनुलर पिगमेंट बन जाता है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है? देखो मेरे भाई, जो फार्मलिन होता है, ठीक, फार्मलिन होता है वो ब्लड के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, ब्लड के साथ में रिएक्ट करके ब्राउनिश ब्लैक कलर का पिगमेंट बना लेता है। और इसी को दूर करने के लिए, ये चीज ना हो, ठीक है, ये चीज ना हो तो इसके दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग जो है यूज्ड बफर्ड फार्मलिन का प्रयोग करते हैं। अगर यहीं पर NBF लिख दिया होता, ठीक, ये भी ठीक है, बफर्ड फार्मलिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है इस्टो से, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। विच इज द टाइप ऑफ कंपाउंड फिक्सेशन? बोलिए, बताइए। मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूं क्या? जी नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं सेट कर रहा हूं। #5 हिस्टोपैथोलॉजी से। अब फिक्सेशन की पूछा है कि कंपाउंड फिक्सेशन कौन से होते हैं, विच इज टाइप ऑफ कंपाउंड फिक्सेशन। ठीक है, या ऐसे ही पूछ दिया जाता है इस क्वेश्चन को कि कंपाउंड फिक्सेटिव कौन से होते हैं। यहां पर एग्जांपल दिए हैं आपके सामने, फॉर्मेल्डिहाइड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, बॉयंस फ्लूइड और पिक्रिक एसिड।
इन चार में से आपको बताना है कौन सा कंपाउंड फिक्सेशन है या कंपाउंड फिक्सेटिव है। तो इसको बताने से पहले मेरे भाई मैं बताता था आपको, जो फिक्सेटिव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पूरी क्लास में ये चीज हमने बताई और एक एक फिक्सेटिव के बारे में डिस्कशन किया कि कौन से किसकी डिमेरिट्स हैं, कौन से किसके लाभ हैं, कौन से किससे हानियां हैं, कौन सा किसके लिए अच्छा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें हमने हिस्टोपैथोलॉजी की जो 1 शॉर्ट वीडियो है उसमें बताया है। ठीक है, फिक्सेटिव बात करें तो दो तरीके के होते हैं, एक तो सिंपल टाइप के होते हैं और दूसरे कैसे होते हैं, कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अब नाम से ही सिंपल पता चल रहा है, तो इसकी परिभाषा की बात करें तो ये कैसे होंगे। सिंपल ऐसे होंगे फिक्सेटिव जिनके अंदर वन रीजेंट होगा, सिंगल रीजेंट, वन या सिंगल रीजेंट जिनमें होगा वो जो है कैसे होंगे, सिंपल जो है फिक्सेटिव होंगे। अब बात करते हैं कंपाउंड मोर देन वन, जिसके अंदर मोर देन वन रीजेंट हो, एक से अधिक रीजेंट हो, ऐसे जो है ये कौन होंगे, ये कंपाउंड रीजेंट होंगे। एग्जाम्पल की बात कर लें, एग्जाम्पल की मेरे भाई बात कर लो, आ जाओ सिंगल रीजन की, वन या सिंगल रीजन जिसमें होता है सिंपल फिक्सेटिव की बात करें तो सिंपल अपना होता है फॉर्मेल्डिहाइड। कौन होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। अब कंपाउंड की बात करते हैं, कंपाउंड में क्या आता है, कंपाउंड में बात करें तो बॉयंस फ्लूइड आता है। बॉयंस फ्लूइड में, बॉयंस फ्लूइड ये क्या है, ये कंपाउंड है आपका। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें तीन तीन चीजें होती हैं, तीन तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है आपका पिक्रिक एसिड, एक होता है पिक्रिक एसिड, एक होता है फॉर्मेल्डिहाइड, और एक होता है एसिटिक एसिड। ये तीन तीन चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, बॉयंस फ्लूइड में। यहां से आप ये चीज समझ गए कि बॉयंस फ्लूइड यानी कंपाउंड फिक्सेटिव जो होते हैं उसमें क्या होता है, मोर देन वन रीजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको कंपाउंड फिक्सेटिव बोला जाता है। आगे चलिएगा, विच इज वन इफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीसैकेराइड। आपको इनमें से बताना है, यहां पर चार प्रॉपर्टियां दी रखी हैं, इनमें से कौन सी जो है पॉलीसैकेराइड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप यहां से समझेंगे। अब ये पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं पहले तो यही समझते हैं, उसके बाद में हम फिजिकल प्रॉपर्टी पर चलेंगे। ठीक है, आप देखो मेरे भाई, तो जो पॉलीसैकेराइड होते हैं पहली बात तो वो होते हैं टेस्टलेस। कैसे होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, इनमें कोई स्वाद नहीं होता है। ऑर्डरलेस होते हैं, इनमें कोई सुगंध नहीं होती, ठीक, महकते भी नहीं है, ऑर्डरलेस होते हैं। और उसके बाद बात करते हैं तो हमारे इंसॉल्युबल होते हैं, कैसे, अघुलनशील होते हैं वाटर में, इंसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। और बात करें तो ये एमार्फस होते हैं, ये एमार्फस होते हैं। एमार्फस का मतलब क्या है, एमार्फस कंपाउंड का मतलब क्या है, ऐसे कंपाउंड जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड हो। ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड हो। ठीक, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड हो। अब यहां पर आप इनकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी हमने बता दी, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, इंसॉल्युबल इन वाटर, एमार्फस। तो इनमें से आप देख सकते हैं ए ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, एमार्फस कंपाउंड होते हैं। अब पॉलीसैकेराइड भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं अपने होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरे होते हैं हेट्री, और दूसरे होते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल याद कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि देखो पूछा जा सकता है कहीं। ठीक है, होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड की बात करते हैं तो जो ग्लूकोज होता है, जो स्टार्च होता है, ये कैसे हैं, ये होमोपॉलीसैकेराइड है। और हेट्रोपॉलीसैकेराइड की बात करें तो अपना हिपैरिन हो गया। ठीक है, ये कैसा है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड हमने दो प्रकार के बताए, होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमो में ग्लूकोज और स्टार्च आता है, हेट्रो में अपना हिपैरिन आता है। और बात करें हिपैरिन के अलावा भी तो अपना जैसे हाइलुरोनिक हो गया, ये भी आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन क्लास आईजीएम। जो हमने इम्यूनोग्लोबिन बताई थी वो कितने प्रकार की थी, तो हमने भाई याद करवाया था आपको, हमने याद करवाया था कि जो इम्यूनोग्लोबिन होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। अब 5 प्रकार में से कौन कौन प्रकार की थी,
बताइएगा। 5 प्रकार में थी, जी, ए, एम, ई और डी। ये हमने याद करा दी थी आपको गेम डी से, ट्रिक से याद कराई थी कि जो इम्यूनोग्लोबिन होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है, गेम डी से याद करवाया था। अब पूछा जा रहा है जो आईजीएम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पेंटामर होता है, मोनोमर होता है, ट्राइमर होता है या डाइमर होता है, ठीक है। तो आओ समझ लो भाई मेरे, आओ समझ लो, आईजीएम इम्यूनोग्लोबिन एम की बात की जा रही है, तो इम्यूनोग्लोबिन जो एम होती है उसका स्ट्रक्चर होता है पेंटामर, ठीक है। पेंटामर से ही आप इस बात को समझ रहे होंगे कि पेंटा का मतलब क्या है, 5। पेंटा का मतलब क्या है, इसमें होंगी 5 5 चीजें होंगी, 5 चीजों से मिलकर बना होगा। और ये इम्यूनोग्लोबिन है तो आप जानते हैं कि 2 इसमें क्या होंगी, 2 जो है चेन होंगी हैवी चेन, ठीक है, 2 हैवी चेन होंगी और 2 क्या होंगी, लाइट चेन होंगी। 2 हैवी चेन होंगी, 2 लाइट चेन होंगी। और तीसरे की बात करते हैं तो यहां पर डाई सल्फाइड लिंकेज रहेगा। डाई सल्फाइड लिंकेज से क्या रहेंगी, बाउंड रहेंगी। और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, और इसके साथ साथ इसमें जो है जे चेन होती है, ठीक है, जे चेन होती है। तो ये 5 चीजें हैं, इनसे ही पेंटामर बना है आईजीएम, ठीक। तो यहां से ये चीज तो समझ गए कि जो हमारी आईजीएम होती है वो एक तो होती है हमारी लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन। आईजीएम की बात करें तो पूछा जाए कि लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन कौन सी है, तो लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन आईजीएम है। देखो यहां पर कोई भी फालतू बात आपके लिए नहीं लिख रहे हैं, सारी चीजें आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं जो एग्जाम में इस क्वेश्चन से बन सकती हैं। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है इन चीजों को समझे, चीजों को पढ़े। और ये जो पीपीटी आपके सामने हम लिख रहे हैं इस पर ये पीडीएफ आपको फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जो है ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो हिस्टोपैथोलॉजी की हो, आपने देखी हो, उसको जो है 1000 लोगों से भी अधिक लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। कंप्लीट जो है जिसको कहते हैं कि पहले आप क्लास करें, देखो ये चीज की गारंटी लेता हूं कि पहले आप क्लास करें और क्लास करके जब चीजें आपको समझ में आए तब आप पीडीएफ को पढ़िएगा, ठीक है। उसको रिवीजन के लिए आप पढ़िएगा, उसको आप अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो हमने क्या बताया, जो आईजीएम होती है वो लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन होती है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पेंटामर टाइप का होता है, ठीक है भैया, समझ गए। उसके बाद अब डी, ई, ए और जी बचती हैं, ठीक है। अब इनकी भी बात कर लेते हैं, बात करते हैं डी और ई की। तो डी और ई हमारी होती है मोनोवैलेंट, ठीक है, कैसी होती हैं, मोनोवैलेंट होती हैं। फिर उसके बाद आती है अपनी ए कैसी होती है, ए होती है डाइमेट्रिक, ठीक है, ए होती है डाइमेट्रिक। फिर बचती है जी, जी होती है मोनोमर, ठीक है, जी कैसी होती है, मोनोमर होती है। तो एम आपको बता चुके, पेंटामर होती है, लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन होती है। पांचों के बारे में आप समझ गए, पूछा गया था एक, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पेंटामर, ठीक है, पेंटामर टाइप की होती है, ठीक है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पाइपोवेराइडी वन ऑफ द ह्यूमन डीएनए वायरस। देखो जो ये पाइपोवेराइडी वायरस है इसकी डीएनए की प्रॉपर्टी क्या है आपको बतानी है। तो सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं, इसको जो है अब इसको ऐड कर दिया गया है पैपिलोमा वायरस में, ठीक, इसको किस में ऐड कर दिया गया है, ऐड इन पैपिलोमा, ठीक। अगर इसमें ऐड कर दिया गया है पैपिलोमा में तो आप जानते होंगे, ये चीज आपको पता होगी कि इसमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, किसमें, पैपिलोमा में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है, सर्कुलर भी होता है। तो आप इन ऑप्शन में से आप देख सकते हैं डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर, पहला ये ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया था तो कैसा स्ट्रक्चर डीएनए का होगा, तो यहां पर आप बता सकते हैं कि डबल स्टैंडर्ड होगा और सर्कुलर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई वन ऑफ द बायोलॉजिकल हजार्ड्स,
ठीक है, इसको आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़े होंगे कि बायोलॉजिकल हजार्ड्स क्या होते हैं, जैसे फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, ठीक, बायोलॉजिकल हो गया। तो ये बायोलॉजिकल हजार्ड्स की बात की है। तो बायोलॉजिकल हजार्ड्स में आप जानते हैं कि क्या होता है। बायोलॉजिकल हजार्ड्स में क्या होता है अभी आपको बताते हैं। पहला ऑप्शन है बर्न फ्रॉम फ्लेमेबल स्टेन, दूसरा है लेबोरेटरी एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तीसरा है कार्सिनोजन, चौथा है लीकिंग ऑफ गैस। बायोलॉजिकल हजार्ड उसको कहते थे जैसे आपके बैक्टीरिया हो गए, ठीक, आपके वायरस हो गए, आपके फंजाई हो गए। अब इनसे अगर, ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, अगर इनसे इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, इनसे अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए तो ऐसे इन्फेक्शन को बोला जाता था लेबोरेटरी एक्वायर्ड इन्फेक्शन। और ये किससे होता था, ये बायोलॉजिकल टाइप के हजार्ड्स हैं, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, समझ गए। अब फिजिकल हजार्ड्स की बात करें, केमिकल की बात कर लें, तो भाई फिजिकल हजार्ड्स में क्या होगा, नाम से ही आपको पता चलना चाहिए कि फिजिकल हजार्ड्स क्या हो सकते हैं। ऐसी चीज फिजिकली जो बताइए जिनसे हमें नुकसान हो सकता है लैब के अंदर, तो भाई मेरे फिजिकल में बात करते हैं जैसे फायर हो गई, आग हो गई, इंजरी हो गई, ये फिजिकल में आ जाएंगे। केमिकल हजार्ड्स में क्या करते हैं, मतलब क्या होता है बताइए, केमिकल में क्या क्या हो सकता है। केमिकल में जैसे आपके जो है फ्लेमेबल, आपके जलने वाले जो हो गए, आपके पॉइजनस हो गए, एक्सप्लोसिव हो गए, ठीक, पॉइजनस चीज हो गई, एक्सप्लोसिव हो गए, ठीक है, और कार्सिनोजन जैसे हो गए, ठीक, ये किस में आ जाएंगे, ये केमिकल हजार्ड्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां से आप ये भी समझ गए फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हजार्ड्स। बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। डैश ऑफ द बैक्टीरिया, वायरस एंड द अदर फॉरेन पार्टिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैक्रोफेजेस। आपसे पूछा जा रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है मैक्रोफेजेज का अगर वो बैक्टीरिया, वायरस या अदर फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में आ जाते हैं। पहला तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, साइटोकाइन प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा क्या है फैगोसाइटोसिस करते हैं, या फिर ग्रैनुलोसाइट प्रोड्यूस करते हैं, या फिर एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम करते हैं। तो हम आपको बताते हैं जो आपके अंदर मैक्रोफेजेज होती हैं। जो मैक्रोफेजेज होती हैं वो क्या करती हैं, देखो ये हो गई मैक्रोफेजेज। मैक्रोफेजेज क्या करती हैं, जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल इनको दिखा तो ये फॉरेन पार्टिकल को क्या कर लेती हैं, फटाक से इनगल्फ कर लेती हैं, ठीक है। क्या करती हैं, फटाक से इनगल्फ कर लेती हैं। इनगल्फ का मतलब क्या होता है, भक्षण कर लेती हैं, अंदर ले लेती हैं। और इसी भक्षण को, इनगल्फ करना, इसी को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोला जाता है इसको, इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस बोला जाता है। तो माइक्रोफेजेज का पहला ही काम होता है, प्राइमरी वर्क क्या होता है, फैगोसाइटोसिस करना, भक्षण कर लेना, भक्षण करना, ठीक, फैगोसाइटोसिस का काम होता है। इसका बी ऑप्शन राइट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ वायरस एसोसिएटेड रिसेप्टर प्रोटीन ऑफ रेबीज वायरस। देखो मेरे भाई, यहां पर चार आपके सामने प्रोटीन दी गई हैं जो वायरस के ऊपर प्रेजेंट रहती हैं, जैसे GP120, फाइबर प्रोटीन, जी प्रोटीन और HA। तो इस चीज को तो आपने शायद पढ़ा है, ठीक है, शायद क्या पढ़ा जरूर है आपने। अगर बायोलॉजी से इंटर किया है तो 12th की क्लास में आपने जो HIV का डायग्राम देखा होगा, उस पर क्या था, ऐसे ही आप ऐसे देखते थे, ये डायग्राम था, ऐसे इस पर प्रोटीन लगी रहती थी, ठीक है, ऐसे। तो उसी पर बाहर ऐसे लिखा रहता था GP120, ठीक, GP120, ठीक है। तो GP120 जो GP120 है ये किसके लिए थी, ये किस पे पाई जाती थी, ये HIV पे पाई जाती थी। ये प्रोटीन किस पे पाई जाती थी, ये HIV पे पाई जाती थी। और आगे बात करते हैं, जी प्रोटीन की बात करते हैं। जी प्रोटीन किस पे पाई जाती है, जी प्रोटीन जो है रेबीज वायरस पे पाई जाती है। किस पे, जी प्रोटीन ऐसे जो है रेबीज वायरस पे पाई जाती है, ठीक है, रेबीज के ऊपर होती थी। और हमसे पूछा ही क्या है, शायद हमसे आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ वायरस एसोसिएटेड रिसेप्टर प्रोटीन ऑफ रेबीज वायरस। तो जी प्रोटीन रेबीज वायरस के ऊपर पाई जाती थी, ठीक है। GP120 HIV के ऊपर पाई जाती है। अब HA की बात करते हैं, तो HA क्या होता है, हीम एग्लूटेशन फाउंड इन्फ्लुएंजा वायरस। जो HA है ये किस पे पाई जाती थी, ये इन्फ्लुएंजा वायरस के ऊपर, ठीक, ये इन्फ्लुएंजा वायरस के ऊपर पाई जाती थी। तो इसका कौन सा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ऐसे ही अच्छे अच्छे पूछे जा सकते हैं। देखो सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे कि आपको लगे कि ये तो पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में क्वेश्चन सब वैरायटी के आपको आते हैं। आपको अच्छे भी क्वेश्चन करने रहेंगे, आपको बेसिक भी क्वेश्चन आने रहेंगे। कोई ये कह दे कि नहीं बहुत ही कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब हम कठिन कठिन क्वेश्चन कराएंगे एकदम बहुत ही अपर लेवल के, आपके MD लेवल के, कुछ नहीं होगा। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ही अगर आपसे गलत हो जाएंगे तो फिर होगा क्या,
आप ये बताइए, आप बहुत ही हार्ड लेवल के क्वेश्चन अपने से अधिक जो है लेवल के क्वेश्चन कर लेंगे, उनसे क्या होगा आपका? एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं उसके इर्द गिर्द आप पढ़िए, उसके इर्द गिर्द आप पढ़िए, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। नॉलेज लेने के लिए, आपको ज्ञान लेने के लिए आप एमडी तक का पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उससे होगा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाइए। विच इज द मोस्ट सेंसिटिव ऑफ ऑल सिफिलिस टेस्ट बट इट इज द टेक्निकली मोस्ट डिफिकल्ट वेयर द बोथ द परफॉर्मेंस ऑफ द टेस्ट एंड द रीडिंग ऑफ द रिजल्ट हैव टू बी थ्रूली चेक्ड। बहुत बड़ा लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा टेस्ट है जो मोस्ट सेंसिटिव है बट टेक्निकली मोस्ट डिफिकल्ट भी है, ठीक है, जहां पर जिसको परफॉर्म करना और रीडिंग ऑफ द रिजल्ट थ्रू आउट चेक करना। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। आप पहले तो यही देखिए कि सिफिलिस के लिए टेस्ट लगाया जाता है, ठीक, उसकी बात की जा रही है कि मोस्ट सेंसिटिव आपको बताना है। तो सिफिलिस का नाम लेते हुए सबसे पहले आपके एक चीज याद आ गई होगी दिमाग में कि वीडीआरएल करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? वीडीआरएल करते हैं। वीडीआरएल का फुल फॉर्म भी आप याद रखे होंगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि वीडीआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो मेरे भाई, मैं ये जो आपसे बार बार बोलता हूं इन चीजों को 10 बार तो ये तो बता ही चुका हूं, फिर भी मैं आपसे कहता हूं कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपको चीजें स्किप ना हो, भूले ना आप। देखो वी डी आर एल चार चीजों का है और चारों जब ऑप्शन में मान लीजिए आ जाता है तो चारों का जो है, चारों जैसे वी डी आर एल सही सही लिख दिया, एल का मतलब दूसरा कर दिया, आपसे थोड़ी सी चूक हो जाएगी समझने में तो आप भूल जाएंगे, गलती कर देंगे, तो ये गलती नहीं करनी है। वीडीआरएल की बात करें तो वीडीआरएल जो है ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। कैसा होता है? स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। और किसके लिए होता है? ये सिफिलिस के लिए होता है, ठीक है। वीडीआरएल टेस्ट ये तो आप जान गए। अब देख रहे हैं कि विच इज द मोस्ट सेंसिटिव की बात की है तो यहां पर लिखा है ट्रिपेनोनिमा पैलेडियम पार्टिकल एग्लूटेशन। फिर उसके बाद कह रहा है फ्लोरोसेंट ट्रिपेनोनिमा एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन। फिर है ट्रिपेनोनिमल टेस्ट फॉर स्पेसिफिक आईजीएम इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक कार्ड टेस्ट। ये चार यहां पर लिखे गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा मोस्ट सेंसिटिव है। तो देखो, ये जो है पार्टिकल एग्लूटेशन और ये आपका इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक जो कार्ड टेस्ट होता है, ये दोनों स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, ठीक है। कैसे हैं? स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, ठीक। किसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट हैं? सिफिलिस के लिए। अब बात करते हैं जो ये स्पेसिफिक आईजीएम जो होता है, जो स्पेसिफिक आईजीएम होता है वो करंट इन्फेक्शन बताता है। ताजा ताजा अगर इन्फेक्शन हुआ है तो ये बता देगा, ठीक है, करंट का इन्फेक्शन बताता है। लेकिन हमसे क्या पूछा है? पूछा है हमसे मोस्ट सेंसिटिव, यानी कंफर्मेटरी पूछ रहा है। अब कंफर्मेटरी की बात करते हैं तो भैया कंफर्मेटरी कौन बचता है? बी आपके साथ ऑप्शन बचता है, एफटीए, ठीक है। तो जो ये है फ्लोरोसेंट ट्रिपेनोनिमल एंटीबॉडी जो एब्जॉर्प्शन होता है ये होता है कंफर्मेटरी, ठीक। कंफर्मेटरी टेस्ट होता है और यही मोस्ट सेंसिटिव होता है, ठीक है। कैसा होता है? कंफर्मेटरी होता है, मोस्ट सेंसिटिव होता है। और इसको कहीं कहीं पर आप देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख देते हैं FTAABS, ठीक है, FTAABS, ठीक, ठीक है। आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोस्पोरेडिया वन ऑफ द प्रोटोजोन पैरासाइट। आप ये के सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा माइक्रोस्पोरेडिया है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन पैरासाइट। इनसिफेलेटोजोन है, ट्राइकोमोनास है, जियार्डिया है और ट्रिपेनोसोमा है, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले तो हमारे आप पास जो ऑप्शन सी और डी दिया है, जियार्डिया दिया हुआ है और ट्रिपेनोसोमा दिया हुआ है, ठीक है। जियार्डिया की बात करते हैं तो ये तो भैया जो है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कर देता है और ट्रिपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस काज कर देता है। पहले तो यही देख लीजिए क्या कर देता है, ये तो स्लीपिंग सिकनेस काज कर देता है, ठीक है। ये क्या है? जियार्डिया इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन काज कर देता है। फिर हमारे सामने बचता है ट्राइकोमोनास और इंसेफेटेलोजोबन। अब ट्राइकोमोनास कैसा है? ट्राइकोमोनास और जियार्डिया जो होते हैं ये फ्लजलेटेड प्रोटोजोवन है, ठीक है। इनके पास क्या होता है? फ्लजला होता है। ये तो हो गए अपने फ्लजलेटेड प्रोटोजोवन।
ये फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन है। ट्रिपैनोसोमा की बात करते हैं। ट्रिपैनोसोमा होता है काइनेटोप्लास्टिड, ठीक है, कैसा होता है? काइनेटोप्लास्टिड होता है। अब हमारे पास बचता है, अब हमारे पास बचता है इंसिफेलेटोजोवन। तो जो इंसिफेलेटोजोवन होता है ये एक प्रकार का प्रोटोजोवन पैरासाइट तो है, किस टाइप का है? माइक्रोस्पोरिडिया टाइप का है, ठीक है। और ये काज क्या कर देता है? ये मेनली जो है ये चूहों में बीमारी फैला देता है किडनी की, ठीक है। चूहों में जो क्या कर देता है, ये रीनल डिजीज कर देता है और न्यूरोलॉजिकल डिजीज किसमें कर देता है? चूहों में कर देता है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल एंड किडनी डिजीज इन रैबिट, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरिंग एजेंट यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी लैब इज नॉट इनफ्लेमेबल? हैशटैग नंबर 6 किससे क्वेश्चन है? हिस्टो से क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन आपका किससे पूछा जा रहा है? हिस्टो से ही पूछा जा रहा है। देखिएगा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरिंग एजेंट, कौन सा ऐसा क्लियरिंग एजेंट यूज किया जाता है हिस्टोपैथोलॉजी में जो नॉट इन्फ्लेमेबल है, जो ज्वलनशील नहीं है, जो जलता नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जाइरीन, एक्स्टर और टालवीन की बात करते हैं। ये तीनों क्या है? ज्वलनशील है, ठीक है। ये तीनों कैसे हैं? ज्वलनशील है, आग लगा देते हैं। जो क्लोरोफॉर्म होता है ये नॉट इन्फ्लेमेबल है, ये जलता नहीं है। क्लोरोफॉर्म की बात करें तो ये जलता नहीं है, ये नॉट इन्फ्लेमेबल है। यहीं पर आपसे हम एक चीज पूछते हैं कि ऐसा कार्सिनोजन क्लियरिंग एजेंट बता दीजिए, कौन सा क्लियरिंग एजेंट कार्सिनोजन होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। आपसे पूछा है, आपको मैंने हिस्टोपैथोलॉजी की क्लास में ये बताया है, लिखाया है बकायदा, आपको पीडीएफ में लिखा हुआ, पीपीटी पर, बोर्ड पर लिखा हुआ मिल जाएगा। और तो और ये एमपी ग्रुप 5 में पूछा गया है, ठीक है। अब यहां पर अगर क्लियरिंग एजेंट की बात कर रहे हैं तो एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि पहले, सबसे पहले प्रोसेस जब टिश्यू प्रोसेसिंग कर रहे थे तो क्या हो रहा था? डिहाइड्रेशन हो रहा था। और डिहाइड्रेशन के बाद में क्या हो रहा था? डिहाइड्रेशन के बाद में हो रहा था क्लियरिंग। तो क्लियरिंग जो डिहाइड्रेशन के बाद हो रहा था, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या था? रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर निकला तो उसकी जगह पर क्या चला गया? अल्कोहल चला गया। क्लियरिंग की बात करते हैं तो क्लियरिंग में क्या हुआ था? क्लियरिंग में जो अल्कोहल को बाहर निकाला गया था, और अल्कोहल की जगह कौन ले रहा था? अल्कोहल की जगह क्लियरिंग एजेंट ले रहा था। इसी को क्या कह रहे थे? अल्कोहल बाहर निकल रहा है मेरे भाई, अल्कोहल को बाहर निकाला जा रहा था, तो इसीलिए इसको और क्या बोल देते हैं? डी एल्कोहलाइजेशन। डी एल्कोहलाइजेशन किसको? क्लियरिंग को ही बोला जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बार इस चीज को हम बता चुके हैं ताकि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। एमपी ग्रुप 5 में यह भी पूछा गया है, क्लियरिंग नोन एज, ठीक है। डी एल्कोहलाइजेशन का मतलब क्या है? जब अल्कोहल बाहर निकल रहा है उसकी जगह पर क्लियरिंग एजेंट ले रहा है उसकी जगह, तो इसी को बोलते हैं डी एल्कोहलाइजेशन या फिर क्लियरिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट इंटर इन ह्यूमन बाय द इंजेक्शन? तो कौन सा ऐसा पैरासाइट है जो ह्यूमन में पहुंचता है बाय द इंजेक्शन? तो देखते ही आपको एक यहां पर ऑप्शन नजर आ रहा है, टी सोलियम। टी सोलियम ऑप्शन अगर नजर आ रहा है आपको, इसको क्या कहते थे? इसको बोला जाता था टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम टेप वार्म है, छोटी क्लास में आप पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, ये खूब आपसे बताया गया है कि जो टेप वार्म होता था, टीनिया सोलियम, ठीक है, टेप वार्म है, ठीक है। अब ये इंजेक्शन के थ्रू क्या होता है? ह्यूमन में पहुंच जाता है। तो कैसे इंजेक्शन के थ्रू पहुंच जाता है? देखो, इसको और भी कहते हैं टेप वार्म, और स्पेसिफिक बोला जाए तो पॉर्क टेप वार्म बोलते हैं, ठीक। ये क्या होता है? जैसे, अब क्या लिखें भाई, आपका मास्टर आपको हमेशा बोलता था, ठीक। ये अगर इसका मीट, अगर इसका मीट पका हुआ नहीं है, इसका मीट अनराइप्ड है, या फिर इस मीट के अंदर ये जो है टेपवार्म प्रेजेंट है और इस मीट को ह्यूमन ने खा लिया, तो अगर इसके मीट को ह्यूमन ने खा लिया, उसके इंटेस्टाइन में ये पहुंच जाता है। क्या है? ये पहुंच जाता है। तो ये कैसे फैलता है? ये चीज तो आप समझ गए कि इसके इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है ह्यूमन को अगर इसने खा लिया,
ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इंजेक्शन से ये पहुंच जाता है इंसान के अंदर। बी इसका ऑप्शन राइट है, टी सोलियम, टीनिया सोलियम। ठीक है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये तो चीजें आपसे फैमिलियर हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ क्रैक्ड एंड फोल्डेड टिश्यू सेक्शन इन द प्रोसेसिंग। भाई मेरे, एक पेपर में जहां पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस पेपर में आप देखेंगे 7वां क्वेश्चन आपका हिस्टोपैथोलॉजी से आ रहा है। अब 1 घंटे की 20 मिनट की क्लास से अगर आपके 7 क्वेश्चन निकल जा रहे हैं और एक पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो आप बताइए क्या आपके लिए खराबी है। आपको वो क्लास कर लेनी चाहिए। अगर आपने कर लिए बहुत अच्छी बात है, तो इन क्लास में, उसी क्लास में इन चीजों को भी यहाँ ऐसे वन लाइनर के थ्रू ऐड करके उसी में आप नोट्स में इन चीजों को ऐड कर लीजिए, कि जो चीज अगर स्किप हो गई है उसको वहां पर क्वेश्चन के फॉर्म में वहां पर आप ऐड कर सकते हैं, ताकि वो चीज भी आप रिवाइज कर सकें, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी गई तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो #7 कर दो। ठीक है, व्हाट इज द कॉज ऑफ क्रैक्ड एंड फोल्डेड टिश्यू सेक्शन इन टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग जब होती है, जो ये सारे प्रोसेस हो रहे थे, डिहाइड्रेशन, डी अल्कोलाइजेशन, ये सारा कुछ होता था, इसी प्रोसेस को बोलते थे टिश्यू प्रोसेसिंग। अब इस टिश्यू प्रोसेसिंग में अगर टिश्यू क्रैक्ड और फोल्डेड टिश्यू सेक्शन आ जाएं, तब क्या, किस कारण से हो सकते हैं। टिश्यू इज टू थिक ड्यूरिंग द ग्रॉसिंग, डिहाइड्रेशन प्रोसेस इज सब ऑप्टिमम, एक्सेसिव ब्लड इन टिश्यू, या फिर एक्सेसिव डिहाइड्रेशन। अब देखो, आपने ठंडी में क्या हुआ था, ठंडी में आप पानी भी कम पीते हैं और आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है। आप देखेंगे उस पर क्रैक जैसे पड़ जाते हैं। ठीक है, क्रैक पड़ जाते हैं। तो सेम वैसे ही समझ लीजिए, अगर ये टिश्यू है, इसमें टिश्यू से एक्सेसिव वाटर निकाल देंगे, ठीक, बहुत ज्यादा अगर एक्सेसिव डिहाइड्रेशन कर देंगे, पूरा पानी ही खत्म कर दिए, तो ये अगर उसका पूरा पानी आप निकाल देंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक, हार्ड हो जाएगा और ब्रिटिल हो जाएगा। ब्रिटिल का मतलब क्या है, भंगुर जिसको कहते हैं, मतलब दिखेगा आपको हार्ड, और अगर आपने ऐसे कर दिया, ठीक है, इतना ही दे दिया जोर, तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो अगर एक्सेसिव आपने डिहाइड्रेशन कर दिया, तो टिश्यू में क्रैक हो जाएंगे। फोल्डेड टिश्यू सेक्शन जो है, टिश्यू प्रोसेसिंग, क्रैक हो जाएगा, फोल्डेड टिश्यू हो जाएंगे। जब सेक्शन आप ले रहे होंगे तो फोल्डेड उसमें जो है बने रहेंगे, फोल्ड बने रहेंगे। तो ऐसा किसमें हो जाएगा, जब आप एक्सेसिव डिहाइड्रेशन कर देंगे। तो इसका डी ऑप्शन मेरे भाई राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा, विच टाइप ऑफ सैंपल इज यूज्ड फॉर द मोस्ट टेस्ट। जो बहुत सारे आप टेस्ट करते हैं लैब में, ठीक है, दैट रिक्वायर्ड एंटीकोगुलेंट आर द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड। ठीक है, कौन सा, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन करते हैं, वीनस ब्लड कलेक्शन करते हैं, सब आरटीआर कलेक्शन करते हैं, या फिर आरटीआर कलेक्शन करते हैं। इसको अगर ये क्वेश्चन आपको आ भी नहीं रहा होता ना, तब भी आप ऐसे ही कर देते इसको, कि इसमें वीनस ब्लड लेते हैं। क्यों, आप जानते हैं कि जो भी आप टेस्ट लगाते रहे थे, सीबीसी लगा रहे थे, ठीक है, एंटीकोगुलेंट लगा रहे थे, सारे टेस्ट आप देखते थे, जो भी आप वेन पंचर के थ्रू जो भी आप सैंपल कलेक्ट कर रहे थे, तो वो वेन पंचर के ही थ्रू तो कर रहे थे। ठीक है, तो वेन पंचर से ही तो आप वेनस ब्लड ले रहे थे। ठीक, वेन को पंचर किए हैं, वीनस ब्लड उसके अंदर बह रहा होगा, और उसी से ही टेस्ट लगाए जा रहे थे। अब बात करें आर्टरी कलेक्शन के लिए, वो तो स्पेसिफिक होता था एबीजी के लिए, वो आप लैब टेक्नीशियन परफॉर्म भी नहीं करता है। ठीक है, वो तो डॉक्टर परफॉर्म करता है। ठीक, एमबीबीएस परफॉर्म करता है, वो आर्टरी से लिया जाता था। एबीजी के लिए, आर्टियर ब्लड ग्लास के लिए, कौन सा, आर्टरी से वो तो कलेक्शन किया जाता है। ठीक है, कैपिलरी से तो लेते ही नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें कोई भी 3-5 गुणा भाग नहीं लगानी थी। व्हाट आर द न्यूट्रोफिल्स विद द कोर्स ब्लू ब्लैक आर पर्पल ग्रेन्यूल्स। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी, व्हाट आर द न्यूट्रोफिल्स विद द कोर्स ब्लू ब्लैक और पर्पल ग्रेन्यूल्स किल में पाए जाएंगे। 4 ऑप्शन है, न्यूट्रोपिनिया, हाइपर ग्रेनुलर न्यूट्रोफिल्स, या ए ग्रेनुलर न्यूट्रोफिल्स, या हाइपर सेगमेंटेशन। पहले तो इन चारों चीजों को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं न्यूट्रोपिनिया क्या है। देखो, किसी भी वर्ड के लास्ट में लग जाए पीनिया, पीनिया का मतलब क्या होता है, कमी, तो डिक्रीज काउंट ऑफ न्यूट्रोफिल। अगर न्यूट्रोफिल की कमी हो गई है तो इसी को कह देंगे न्यूट्रोपिनिया। ठीक है, दूसरा देखिएगा यहां पर ए ग्रेनुलर न्यूट्रोफिल्स। ए ग्रेनुलर मतलब क्या है, जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनके अंदर ग्रेनुल्स ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी जो न्यूट्रोफिल्स को क्या कह देंगे, ए ग्रेनुलर बोल देंगे। हाइपर सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, हाइपर सेगमेंटेशन का मतलब है कि ऐसी जो है, ऐसी न्यूट्रोफिल्स जिनमें 2 से लेकर 2 से नहीं, 6 से लेकर या 6 से अधिक, 6 आर मोर लोब्स पाए जा रहे हो इन न्यूट्रोफिल। ठीक, 6 या 6 से अधिक लोब्स पाए जा रहे हो, तो ऐसे को कहेंगे हाइपर सिगमेंटेशन। क्या बोला जाएगा इसको, हाइपर सिगमेंटेशन बोला जाएगा।
अब बी ऑप्शन आपके सामने बचता है। बी ऑप्शन कहता ही क्या है, पहले तो ये सुनिए क्या बोल रहा है, हाइपर ग्रैनुलर न्यूट्रोफिल। हाइपर का मतलब अधिक, ग्रैनुलर्स का मतलब दानेदार, न्यूट्रोफिल। अगर आपको ये क्वेश्चन आ भी नहीं रहा था, आपने केवल लैंग्वेज पढ़ी थी और ये चीज आपको पता थी, हाइपर माने अधिक, ग्रैनुल्स माने दाने दाने, अगर हाइपर ग्रैनुलर न्यूट्रोफिल आपको दिख रही है तो इसका मतलब क्या है, उनमें ब्लू, ब्लैक या पर्पल कलर के ग्रैनुल्स पाए जाएंगे, क्योंकि हाइपर का मतलब क्या होता है, अधिकता होती है, अधिक होता है, ठीक है। और ये कब ऑब्जर्व हो सकता है, ये ऑब्जर्व हो सकता है जैसे इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो ऐसी कंडीशन आपको मिल जाएगी। इन्फेक्शन हो गया या बॉडी इन्फ्लेमेशन हो गई, इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है, तो इसमें ये आपको ऑब्जर्व करने को मिल जाएंगे। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। इन विच स्टेज एक्वायर्ड सिफिलिस ऑल द एक्सटर्नल साइन ऑफ द डिजीज डिसअपीयर। ठीक है, जो सिफिलिस होता है उसमें क्या है, एक्सटर्नल जो साइन है आप डिजीज के, वो क्या है, डिसअपीयर हो जाते हैं 6 वीक टू 6 मंथ, बट द ब्लड टेस्ट डायग्नोस्टिक फॉर द सिफिलिस आर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपको बताना है कौन सी ऐसी स्टेज होती है, इंक्यूबेशन स्टेज होती है कि सेकेंडरी स्टेज होती है कि प्राइमरी स्टेज होती है, प्राइमरी लेटेंट स्टेज होती है या फिर टर्सरी लेटेंट स्टेज होती है। पहले तो ये समझो कि जैसे ही इन्फेक्शन होता है तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका, सिफिलिस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 4 वीक का। कितना, 3 से 4 वीक का। ठीक, इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में क्या है, प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ। ठीक, प्राइमरी स्टेज आती है, प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। उसके बाद में क्या हुआ, सेकेंडरी हुआ। ठीक, सेकेंडरी के बाद में पहुंचता है, ये ऐसी अवस्था आती है, इसको कहते हैं लेटेंट। प्राइमरी लेटेंट पीरियड आता है। इसमें क्या होता है कि अगर टेस्ट करेंगे तो आपको पॉजिटिव दिखेगा, उसके साइन और सिम्टम्स बाहर से आपको कुछ नहीं दिखेगा। लेटेंट के बाद में टर्सरी लेटेंट स्टेज आती है, टर्सरी स्टेज आती है, जिसमें क्या होता है, अगर उसको अनट्रीट नहीं किया जाता है तो ये यहां तक पहुंच जाता है। अगर ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो लेटेंट पे चीजें रुक जाती हैं। तो कहां पर आपको एक्सटर्नल साइन नहीं मिलेंगे, तो ये लेटेंट में नहीं मिलेंगे। लेटेंट का मतलब ही क्या होता है, छुपा हुआ। ठीक है, बाहर से आपको दिखेगा नहीं, छुपा हुआ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वीडीआरएल टेस्ट। ठीक है, फिर से देखो आ गया वीडीआरएल टेस्ट। वीडीआरएल टेस्ट का फुल फॉर्म क्या होता था, आप लोग बता देंगे। वीडीआरएल किसके लिए करते थे, तो वीडीआरएल करते थे सिफिलिस के लिए। ठीक है, सिफिलिस के लिए करते थे। सिफिलिस कौन काज कर देता था, ट्रिपोनोनिमा पैलेडियम काज कर देता था। ठीक, ये भी आपको बताने की बात नहीं है, सारी चीजें आपको बता चुके हैं। और जो ये है वीडीआरएल, ये ब्लड पे भी परफॉर्म हो सकता है, और किस पे हो सकता है, और ये अपना सीएसएफ पे भी हो सकता है। ठीक है, सीएसएफ पे भी हो सकता है। तो ये ब्लड एंड सीएसएफ पे परफॉर्म हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ब्लड का मतलब क्या है, ये सीरम पे भी लग सकता है और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पे भी लग सकता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एडवांटेज है ये किसका, वीडीआरएल का। ठीक है भाई, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा फटाफट। क्या कह रहा है, हीमोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम आर द एग्जांपल ऑफ। जो हीमोग्लोबिन होते हैं और साइटोक्रोम्स होते हैं, ये एग्जांपल हैं किसके, न्यूक्लियोप्रोटीन के हैं, क्रोमोप्रोटीन के हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के हैं, या फिर लाइपोप्रोटीन के हैं। तो देखो हीमोग्लोबिन क्या होता था भाई, हीमोग्लोबिन क्या करता था, हीम प्लस ग्लोबिन से बना था। तो हीम एक प्रकार का क्या है, पिगमेंट है, पिगमेंट है। और ये क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, कलर प्रोवाइड करता था। रेड कलर किसकी वजह से होता था, ब्लड का, हीम की वजह से होता था। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं साइटोक्रोम की। साइटोक्रोम हमारे क्या होते थे, साइटोक्रोम की बात करें तो जो राइडोप्सिन होता है, जो राइडोप्सिन होता है, ठीक, ये क्या है, एक प्रकार का साइटोक्रोम है। और हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम दोनों क्या है, एक प्रकार की क्रोमोप्रोटीन है। क्या है, एक प्रकार के क्रोमोप्रोटीन है। क्रोमोप्रोटीन का मतलब क्या है, ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं। साइटोक्रोम क्या करता है, साइटोक्रोम एटीपी प्रोडक्शन करता है। ठीक है, साइटोक्रोम क्या करता है, एटीपी प्रोडक्शन करता है। ठीक, वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक, ये करता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो क्रोमोप्रोटीन होती है। ठीक है, साइटोक्रोम, हीमोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम आर द एग्जांपल ऑफ द क्रोमोप्रोटीन। ठीक है, आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ऑफ HCG secreted in the urine is almost the same as the found in। तो पहले तो यही बताइए आप कि जो HCG है ये है क्या,
इसका फुल फॉर्म ही आप जान लेते हैं कि क्या होता है। कह रहे हैं कि जो यूरिन में एचसीजी की मात्रा लगभग निम्नलिखित में पाए जाने वाली मात्रा के समान होती है कि स्लाइवा में, सीमेन में, लिम्फ में या फिर ब्लड में। ठीक है, तो पहले तो यही बताओ कि एचसीजी का फुल फॉर्म क्या है। एचसीजी का फुल फॉर्म है ह्यूमन क्रोनियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स। ठीक, ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। अब हार्मोन है तो किसी के द्वारा सिक्रीट होता होगा, तो ये सिक्रीट होता है किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। सुनते रहो, सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा। अगर ये प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, प्लेसेंटा कब बनता है, प्लेसेंटा तो बनता है जब, मेनली किससे होता है, मेनली प्लेसेंटा से ही होता है जब प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, जब प्रेगनेंसी होती है। अब इससे ये चीज तो समझ गए कि यानी अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो एचसीजी क्या होगा, रिलीज होगा, किसमें, यूरिन में भी होगा, और ये ब्लड में भी पाया जाता है। कब, अगर जो है आफ्टर द कंसीव, अगर कंसीव हो जाता है उसके 10 से 11 दिन बाद। ठीक, इन ब्लड। ठीक है, ब्लड में मिलेगा कब, 10 से 11 दिन बाद, कंसीव के 10 से 11 दिन बाद क्या हो जाएगा, एचसीजी ब्लड में भी पाया जाएगा। आप यहां से ये चीज तो समझ गए कि जो एचसीजी होता है, ह्यूमन क्रोनिक गोनियोट्रोपिन्स, जो है एक प्रकार का हार्मोन है, प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज होता है प्रेगनेंसी में, आप देख सकते हैं। अब देखो यहां से एक बात समझो, आपने क्या देखा होगा, आपने ये देखा होगा जो अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, वो किससे करते हैं, वो किट आती है उससे किया जाता है। ठीक है, डिटेक्शन किससे किया जाता है, उस किट से किया जाता है। वो किट जो होती है वो इसी पर बेस्ड होती है, एचसीजी पर ही। क्योंकि आप देखते हैं जो किट आती थी उसमें क्या है, ऐसे आपको यूरिन डालना रहता था मॉर्निंग का, और उसी यूरिन का जो है ऐसे 2 लाइन आ जाती थी, भाई बधाई हो, मिठाई बट जाती थी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो जो किट करते हैं, ठीक, किट से जो टेस्ट किया जाता है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ द प्रेगनेंसी इज डिटेक्टेड बाय, जो किट होती है वो बेस्ड किस पर होती है, वो इसी एचसीजी पर ही बेस्ड होती है, यही देखते हैं उसमें। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, द ब्लड। और ये जो चीजें बता रहे हैं ये तो इसमें तो आपका मन लगता होगा, ये तो चीजें आपको आती होंगी। लेबोरेटरी एक्वायर्ड इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, जो लेबोरेटरी एक्वायर्ड इन्फेक्शन है वो कैन बी प्रिवेंटेड बाय, रोका जा सकता है, सेफ हैंडलिंग ऑफ स्पेसिमेन एंड इन्फेक्शंस मटेरियल। आपको सेफ हैंडल करनी है स्पेसिमेन को और इन्फेक्शियस मटेरियल को, हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। प्रैक्टिसिंग माउथ पिप्टिंग, भाई ये तो गलत हो जाएगा, माउथ पिप्टिंग करेंगे तो इन्फेक्शन का चांसेस रहेगा। ठीक है, माउथ पिप्टिंग कर रहे हैं तो इन्फेक्शन का चांसेस रहेगा। बीइंग इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट द लो इन्फेक्शियस पैथोजन, हाँ जैसे कि जहां पर जिस चीज का जो है, जहां पर इन्वायरमेंट है, कि जैसे यहां पर बैक्टीरियल क्या है, किसी भी बैक्टीरिया के वहां पर टेस्ट लगाए जाते हैं, उसको देखा जाता है, ग्रो किया जाता है, अगर वहां पर आप हैं तो उसका क्या है, पैथोजन लो, क्या कर सकते हैं, इम्यूनिटी के लिए क्या है, वैक्सीन ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसको भी लिया जा सकता है। डिस्पोजेबल सेफ्टी ऑफ स्पेसिमन एंड नॉन कंटामिनेटेड मटेरियल, जो डिस्पोज कर रहे हैं आप स्पेसिमन को वो सेफली करें, नॉन कंटामिनेटेड मटेरियल वो भी आप जो है सेफली करें, तो ये भी सही है। हमसे पूछ रहा था एक्वायर्ड इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, यहां पर आप तो देखेंगे कि 3 ऑप्शन हमको सही लग रहे हैं, तो ये 3 ऑप्शन तो क्या है, ये 3 ऑप्शन तो क्या है, प्रिवेंट होते हैं, और एक ऑप्शन क्या है, इससे हमको इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ वायरस, वायरस का कैरेक्टर जो है, फीचर्स क्या है, वायरस क्या है, वायरस क्या है। तो देखो मेरे भाई, वायरस तो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, क्या है, बैक्टीरिया से भी सूक्ष्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया से भी छोटे क्या है, वायरस है। और इनको क्यों कहा गया है छोटे बैक्टीरिया से वायरस है, क्योंकि जो ये बैक्टीरियो जो है, बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर होता है उसको पास कर जाते हैं, क्या होता है, जो बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर होता है उसको पास कर जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं वायरस। वायरस के अंदर या तो डीएनए होता है या फिर क्या होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है या फिर क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है, आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कॉमनली यूज्ड फॉर्मेल्डिहाइड फिक्सेटिव इन द लैबोरेटरी, हैशटैग, शायद 8वां क्वेश्चन है या 7वां है, पता नहीं, देख लीजिएगा, किससे, हिस्टोपैथोलॉजी से।
हिस्टोपैथोलॉजी से फिर से क्वेश्चन आ गया है, कह रहे हैं एडवांटेज क्या है ऑफ कॉमनली यूज्ड फॉर्मेल्डिहाइड फिक्सेटिव इन लेबोरेटरी। क्विक फिक्सेशन करता है, प्रिजर्व एसिड म्यूकोपॉलीसेकेराइड करता है, गुड इज फॉर स्टेनिंग एंड फैट एंजाइम, या वेल प्रिजर्व करता है सेल मॉर्फोलॉजी को। तो आप देखते हैं पेनिट्रेशन क्या करता है, पेनिट्रेशन तेजी से करता है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। पेनिट्रेशन क्या करता है, तेजी से करता है। जितने भी प्रिजर्वेटिव हैं, जितने भी क्या हैं, फिक्सेटिव हैं, उनमें आप देखेंगे कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो फिक्सेशन क्या करता है, तेजी से करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, व्हाट डज द कंबाइन विद द कैल्शियम देयर बाय प्रिवेंटिंग द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रम्बिन टू थ्रम्बिन। कह रहे हैं जो कन्वर्जन होता है प्रोथ्रम्बिन से थ्रम्बिन का, ठीक है। व्हाट डज कंबाइन विद कैल्शियम, कैल्शियम के साथ कौन कंबाइन करता है, देयर फॉर प्रिवेंटिंग द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रम्बिन टू थ्रम्बिन एंड कोगुलेशन डजंट अगर। ऑप्शन है आपके पास डबल आर्गिलेट, दूसरा है ट्राइसोडियम सिट्रेट, तीसरा है हेपेरिन, चौथा है एथिलीन डाई एमीन टेट्राएस्टिक एसिड। इस पे स्टार बना लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप समझिएगा। और इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम नहीं देंगे, ना भी इसका हम आंसर बताएंगे। आप अगर यहां तक इस क्लास में बने हैं तो अब आप पर हम इस चीज को छोड़ रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हमें ऑप्शन से नहीं मतलब है कि आप ऑप्शन बता दे रहे हैं इसका बी होगा सी होगा, नो वे। हमें इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए कि क्यों होगा। अगर आप ये बोल रहे हैं कि इसका ए ऑप्शन होगा तो क्यों होगा, डी बोल रहे हैं तो डी ऑप्शन क्यों होगा, ये हमें आपको कमेंट करके बताना है। आप हमें इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा, तब हम देख पाएं, सोच पाएं कि आप लोगों की जो तैयारी है कैसी चल रही है, आपकी सोचने की एबिलिटी कैसी है, कैसे आप चीजों को तैयार कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको इसकी थ्योरी बहुत अच्छे से आती है, ये एंटीकोगुलेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देता हूं, जो एंटीकोगुलेंट आपने पढ़ा है तो मैकेनिज्म ऑफ जो एंटीकोगुलेंट है उसका ये क्वेश्चन है, और वहीं से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने चीजों को बहुत ही डीपली पढ़ा हुआ है, डीपली का मतलब है बारीकी सी चीजों को समझा हुआ है, डीपली नहीं है, मैकेनिज्म ऑफ एंटीकोगुलेंट आपने पढ़ी है, यहां पर लिखी भी हुई है, बट इसके पीछे क्या है, इन दो ऑप्शन में से कौन सा होगा ये आपको बताना है विद एक्सप्लेनेशन के साथ में, ठीक है। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैसा लगा ये लेक्चर आप जरूर बताइए, क्योंकि बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन का पेपर था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को यहां पर डिस्कशन किया गया है। आपको चीजों समझ में आई होंगी, यही आपसे उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी वो होगी हिस्टोपैथोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हिस्टोपैथोलॉजी के, ठीक है। उसके बाद में हम लोग हिमैट के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, और भाई मेरे जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि साइटोलॉजी की मैराथन, साइटोलॉजी वन शॉट में एक ही लेक्चर में आने वाली है जल्द ही, कल या परसों, ठीक है। 2 दिन के अंतराल में ही आपको साइटोलॉजी की मैराथन आपको मिल जाएगी कंप्लीट, जो है जैसे हिस्टोपैथोलॉजी को आपने प्यार और सपोर्ट दिया है, उसमें 7000 से भी अधिक लोगों ने उसको देख लिया है। और यह भी नहीं है कि उसको सिर्फ और सिर्फ 7000 लोगों ने देख लिया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसमें किया है। उसमें आप एवरेज वॉच टाइम देखेंगे तो उसमें 25 मिनट का है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार आप लोगों ने उसका रिस्पांस दिया है। ऐसे ही आप अपनी क्लासेस और तैयारी को करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।